हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम करेंगे कंट्रोल सिस्टम टेस्ट 1 सीरीज जो डाली थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे, जो क्विज डाली थी उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्विज को वो लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है अटेम्प्ट वो अभी भी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी ज्वाइन करके वहाँ पर आप क्विज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी क्विज वहाँ पे डाल रखी है मैंने। तो कंट्रोल सिस्टम टेस्ट के सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन द सिस्टम इज नॉट कॉज्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से कौन सा इफेक्ट नहीं होता, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है डिडक्शन इन गेन, इंक्रीज इन बैंडविड्थ, इंक्रीज इन डिस्टोर्शन एंड रिडक्शन इन आउटपुट इम्पीडेंस। तो जब नेगेटिव फीडबैक अपन यूज करते हैं तो अपना गेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो सही है। बैंडविड्थ जो होती है अपनी क्या हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक के साथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी सही है। डिस्टोर्शन जो है इंक्रीज नहीं होता, नेगेटिव फीडबैक जब अपन अप्लाई करते हैं तो डिस्टोर्शन डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। और डी है रिडक्शन इन आउटपुट इम्पीडेंस। जो जब नेगेटिव फीडबैक अपन यूज में ले रहे होते हैं तो आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है आपका जेड नोड, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंक्रीज इन डिस्टोर्शन इज नॉट द इफेक्ट कॉज्ड बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये RSMSS भी जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज। अपना एक सिस्टम होता है, उसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। डिनोमिनेटर पोलिनोमियल ऑफ ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। जब अपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, 1 + GSHS। ठीक है, GH लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है आपका, क्लोज लूप सिस्टम जो होता है आपका डिनोमिनेटर होता है उसका। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर होता है, तो इसीलिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी आपकी क्लोज लूप सिस्टम के डिनोमिनेटर को बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के। ये आपका GH होता है यहाँ पे, GH/1 + GH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर द नेटवर्क फंक्शन। नेटवर्क फंक्शन दे रखा है आपको एक, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ड्यू टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। एक फंक्शन दे रखा है आपको और पूछा है कि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बताना है ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट की वजह से। तो आपको जब नेटवर्क फंक्शन दे रखा है तो ये क्या होता है आपका, नेटवर्क फंक्शन जो होता है CS/RS होता है। ये पता होगा आपको, CS/RS जो होता है आपका, उसको ही नेटवर्क फंक्शन करके लिखते हैं अपन। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालना है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कैसे निकालते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका लिमिट S टेंस टू 0। ठीक है, लिमिट S टेंस टू 0 S × CS करके लिखते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे नेटवर्क फंक्शन दे रखा है, आपको CS निकालना है तो CS यहाँ से निकाल सकते हैं RS × नेटवर्क फंक्शन करके HS हो जाएगा। अब RS क्या है आपका, इनपुट है आपका। इनपुट क्या पूछ रहे हैं, यूनिट स्टेप इनपुट देना है। यूनिट स्टेप इनपुट देंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका, 1/S हो जाएगा। तो ये आपका हो गया RS हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, CS देखना है यहाँ पे, तो CS हो जाएगा HS × RS। ठीक है, तो ये आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट S टेंस टू 0 S × CS को क्या लिखेंगे, HS × RS। तो RS क्या है आपका 1/S × HS क्या है 2 × S + 3 अपॉन में क्या है S + 2 एंड S + 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे S से S, तो आपका ये हो जाएगा S टेंस टू 0। यहाँ पे पुट कर देंगे तो सारे S आपके जो है हो जाएंगे। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। जब आपको नेटवर्क फंक्शन दे रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं CS लेकर, और उसके बाद उसका लिमिट S टेंस टू 0 S × CS कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद GS दे रखा है आपको, द वैल्यू ऑफ K फॉर डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.5। अब आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे रखा है और आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। आप जब डैम्पिंग रेशियो निकालेंगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपके, S² + 2 zeta ωn + ωn²। ठीक है, ये होता है आपका। अब आप इसको निकालेंगे यूनिटी फीडबैक सिस्टम के साथ 1 + GSHS लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, IS² + 4S + K हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। इसको कंपेयर कर लें यहाँ से, तो 2 zeta ωn जो है उसकी वैल्यू तो 4 है यहाँ पे, ωn² क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये K है, 4 नहीं है। ωn² K है, तो ωn तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका
अंडर रूट के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4 है, तो जीटा क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन ट्वाइस इंटू ओमेगा एन अंडर रूट के। अब आपका जीटा पूछ रहे हैं कि 0.5 है, तो इसको इक्वल टू 0.5 के रखेंगे तो आपका के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो के इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसकी जो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है उससे आपको जो है वो कंपेयर कर लेना है। आपका जो सिस्टम दे रखा है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, उसके बाद आप निकाल सकते हैं जीटा फिर या फिर ओमेगा एन, या फिर आपको जीटा या ओमेगा एन दिया हुआ है या फिर के की वैल्यू पूछी है तो कुछ भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑर्डर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ध्यान में रखनी है कि कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कंसीडर द फंक्शन एफ एस इक्वल टू दे रखा है आपको वेयर एफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ टी इज इक्वल टू। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, आप इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपका, तो ये आपको पता है कि ये आपका साइन ओमेगा टी का होता है, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, साइन ओमेगा टी का यही होता है ना, अपन क्या लिखते हैं साइन बी टी या साइन ए टी लिखेंगे तो बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अपन साइन ओमेगा टी की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ग्राफ से तो उसकी क्या वैल्यू आती है आपकी -1 से 1 के बीच में आपकी इसकी वैल्यू आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर साइन ओमेगा टी दे रखा है तो इजी है काफ़ी, हर कोई कर सकता है, लेकिन इस तरह से वैल्यू दे के रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी इस तरह की वैल्यू कहाँ कहाँ पे वेरी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर लार्ज ओवरशूट इन ए कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब अपना पीक ओवरशूट होता है उसको अपन वो अपना लार्ज कब हो सकता है, लार्ज ओवरशूट होने के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई गेन इन द सिस्टम। जब गेन आपका सिस्टम का हाई होता है तो आपका ओवरशूट जो होता है वो भी लार्ज होता है। बाकी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है तो इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द सिस्टम इफ द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम यील्ड्स ए नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। क्या दे रखा आपको, इनपुट अगर देंगे वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के लिए आपको क्या दे रखा है, नॉन जीरो वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कब आएगा, जब आप इनपुट देंगे यूनिट रैंप इनपुट देंगे। तो यूनिट रैंप इनपुट आप अगर दे रहे हैं यहाँ पे और आपकी जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, नॉन जीरो वैल्यू कब आती है आपकी, जब यूनिट स्टेप दे रहे होते हैं। ठीक है, यूनिट स्टेप दे रहे होते हैं तो किसके लिए आती है, टाइप 0 के लिए आती है। यूनिट रैंप देते हैं तो टाइप 1 के लिए आती है, और पैराबोलिक देंगे तो टाइप 2 के लिए आती है। तो इस तरह से याद रखना आपको, जो एक टेबल मैंने बताए थे यहाँ पे, ये आपकी कांस्टेंट इस तरह से, और ये इन्फिनिटी और यहाँ पे 0 0 0। ये टेबल काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं, डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको याद रखिए तो आसानी से बता सकते हैं आप। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट की नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब यूनिट रैंप इनपुट है आपका, मतलब यूनिट रैंप इनपुट दे रखा है तो आपका टाइप 1 सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम एग्जिबिट्स 100% ओवरशूट, इट्स डैम्पिंग कोफिशिएंट इज। सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम दे रखा है जिसका ओवरशूट कितना है, 100% है। ओवरशूट की जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻n जीटा पाई अपॉन √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये सारा e⁻ में है। n किसके लिए होता है आपका, नंबर ऑफ ओवरशूट, पहला है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100% मतलब 1 हो गई, तो e⁻ कितना 1 होता है, e⁻0 1 होता है। आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इफ गेन कांस्टेंट k इज इंक्रीज्ड द सिस्टम बिहेवियर। क्या है आपका, क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है आपका, गेन को अगर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे, बिकम्स ऑसिलेटरी, बिकम्स अंडर डैम्प्ड, बिकम्स ओवर डैम्प्ड, शोज नो चेंज। तो जो आपका सिस्टम जो है आपका, सिस्टम का जो डैम्पिंग रेशियो अपन बात करते हैं जीटा की, उसको क्या होता है, जीटा और गेन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, जीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √k के। ठीक है, या फिर k भी लिख सकते हैं आप, वैसे √k होता है। तो अगर आप इंक्रीज करेंगे गेन को तो आपका जीटा जो है क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। पहले आपका क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम था
अब अगर आप गेन कांस्टेंट के को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जीटा जो है डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है अंडर डैम्प्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपका स्टेडी स्टेट एरर होता है, ESS होता है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/k के। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फेज लीड कंपनसेशन। लीड और लैग कंपनसेशन यूज में करते हैं। फेज लीड कंपनसेशन जब यूज में लेते हैं तो अपन क्या होता है, जीरो डोमिनेट करता है इसके अंदर, ठीक है, जीरो डोमिनेट करेगा। इसके अलावा क्या करता है, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो होता है सिस्टम का उसको इम्प्रूव करेगा। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स TR लिख रहे हो, समझ लो यहाँ से, इम्प्रूव करेगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इम्प्रूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका राइज टाइम जो है डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फास्टर रेस्पॉन्स होगा। तो इस वजह से, और इसकी डैम्पिंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी यहाँ पे। तो फेज लीड कंपनसेशन जब आप यूज़ में ले रहे हैं, टाइम रेस्पॉन्स अगर आपका डिक्रीज होगा तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा आपका इंक्रीज बैंडविड्थ एंड इंक्रीज स्टेडी स्टेट एरर, बी दे रखा डिक्रीजेज बैंडविड्थ, सी दे रखा विल नॉट अफेक्ट बैंडविड्थ बट डिक्रीजेज स्टेडी स्टेट एरर, इंक्रीज बैंडविड्थ बट विल नॉट अफेक्ट स्टेडी स्टेट एरर। तो इसके अंदर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है आपका। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है आपका। जब अपन फेज लीड कंपनसेशन यूज में लेते हैं तो आपका राइज टाइम डिक्रीज हो जाता है, तो आपका बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है आपका कि बैंडविड्थ आपका इंक्रीज हो जाएगा, फेज लीड कंपनसेशन यूज में ले रहे होते हैं। लेकिन फेज लीड कंपनसेशन जो यूज में लेते हैं तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। स्टेडी स्टेट एरर या स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। तो इंक्रीज बैंडविड्थ एंड नो इफेक्ट ऑन स्टेडी स्टेट एरर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और यही अगर फेज लैग कंपनसेशन की बात करते हो तो आपका पोल जो है डोमिनेट करता है यहाँ पे, ठीक है, पोल डोमिनेट करेगा यहाँ पे। और क्या करता है, स्टेडी स्टेट एरर जो है उसको एलिमिनेट करता है फेज लैग कंपनसेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान में रखना है। इससे पहले भी मैं फेज लीड फेज लैग के बारे में काफ़ी बार बता चुकी हूँ क्वेश्चन में। कंट्रोल सिस्टम के अंदर जितने भी MCQ सीरीज करी हैं अपन ने, उनके अंदर काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पर आप सारी सीरीज देख सकते हैं। MCQ सीरीज वहाँ पे करवाई हुई हैं, 100 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कितना सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे हमेशा क्विज जो है अटेम्प्ट करते रहें, कंटिन्यूस टाइमली अटेम्प्ट करें उसको, क्योंकि एग्जाम जो है अभी शिफ्ट तो हो गया था लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा टाइम है नहीं उसके अंदर। तो आपको काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का। MCQ जो है आपको यहाँ पे आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।